जय हिंद। क्लास 9 का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर जो है वो एक गांव है और वही गांव की कहानी के बारे में लोग इस वीडियो में जो है वो पढ़ने वाले हैं। उस गांव के बारे में हर एक तरह की चीजें के बारे में जानेंगे कि वो गांव कैसा था, वहाँ लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे या फिर तो किस चीज कार्य करते थे, वो सारा चीज। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए, जैक बोर्ड स्पेशल जैक बोर्ड के लिए जो है हर एक तरह का तैयारी करवाया जाता है। चाहे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वीकली टेस्ट हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सारा का सारा जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप लोग का तैयारी होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पालमपुर जो है वो एक काल्पनिक गांव है ना। पालमपुर जिस गांव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो गांव जो है वो एक काल्पनिक गांव है। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जिसमें हम लोग पाठ का मूल आधार बनाया गया, मतलब वहां एक समझने के लिए इसका एक आधार बनाया गया है, एक गांव का नाम लिया गया है पालमपुर। तो यहाँ हम लोग पालमपुर का परिचय सबसे पहले जानेंगे। पालमपुर में जो है वो कृषि, खेती जो है ना, पालमपुर में कृषि ही प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया है। मतलब वहां जो है ना पालमपुर में जो है वो मुख्य रूप से लोग जो है खेती पर निर्भर है और खेती की प्रक्रिया मतलब खेती करते हैं। और गांव में लगभग जो है टोटल 450 परिवार रहते हैं उस गांव। पालमपुर गांव में मुख्य रूप से लोग जो है वहां खेती पर निर्भर है, खेती जो करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं। लेकिन वहां टोटल जो परिवार है वो 450 परिवार है, जबकि 150 परिवार के पास जो है वो खेती के लिए भूमि नहीं है। मतलब टोटल परिवार जो है वो 450 है और 150 परिवार ऐसा परिवार है जिसके पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है। बाकी के 240 परिवार बचा, उसके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि है। मतलब 240 के पास 2 हेक्टेयर से कम वाले भूमि है। मतलब यहां देखिए टोटल क्या बोला गया है कि टोटल जो है पालमपुर में 450 परिवार रहते हैं, जिसमें से 150 परिवार के पास जो है वो क्या है, खेती करने के लिए भूमि ही नहीं है। तो बच गया कितना, 300 परिवार। अब 300 परिवार में से जो है 300 परिवार में से 240 के पास जो है वो क्या है, 2 हेक्टेयर से कम भूमि है ना। मतलब अब यहाँ फिर बच गया कितना, 60 है ना, 60 परिवार फिर बच गया है। तो 60 परिवार के बाद जो लोग बचे हैं वो लोग जो है वो ज्यादा मतलब अमीर घर के मतलब आते थे, अमीर में आते थे। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आएगा। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग, मतलब जितना भी गांव का जो कुल संख्या था कितना, 450 है ना, 450 परिवार रहता है। तो 1/3 इसको अगर 1/3 हम लोग निकाल देंगे तो कितना निकल जाएगा, 150 परिवार निकल जाएगा। तो दलित या अनुसूचित जाति का मतलब लोग हैं। गांव का कुल जनसंख्या का 1/3 भाग क्या है, दलित या अनुसूचित जाति के लोग आते हैं। और इनके गांव जो है, इनके गांव घर के जो है गांव में जो है एक कोने में है ना, छोटे से मिट्टी का फूस का बना हुआ है। देखिए यहाँ क्या बोला है कि गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 मतलब 150 लोग जो है वो एक किसी कोने में, ये लोग का घर जो है किसी गांव के कोने में छोटे से मिट्टी का या फिर तो घास फूस का बना जो होता है कुआं जिसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह का घर में रहते हैं। और गांव में ज्यादातर जो भूमि है, गांव में जो भी ज्यादातर भूमि है उसके स्वामी जो है वो उच्च कुल के लोग जो है, उच्च मतलब 80 परिवार जो है वो उच्च परिवार के लोग हैं। और उच्च जाति के लोग के पास जो है वो मकान, ईंट तथा सीमेंट से बना हुआ घर है उन लोगों का। अब पालमपुर जो है, पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल है और प्राथमिक विद्यालय भी है 2, और एक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी निजी अस्पताल है। मतलब पालमपुर में क्या सुविधा है गांव वाले के लिए, तो गांव वाले के लिए यही सुविधा है कि एक हाई स्कूल है ना, 10th वाला स्कूल एक है, और 2 जो है प्राथमिक विद्यालय है, मतलब जो है वो प्राइमरी स्कूल 5th क्लास तक के। उसके बाद एक स्वास्थ्य केंद्र है हेल्थ के लिए, और एक निजी निजी मतलब प्राइवेट अस्पताल है। तो ये पालमपुर के बारे में ये सारे जानकारी था। अब मुख्य उत्पादन और गतिविधि हम लोग वहां जानते हैं कि क्या था, नहीं था। सो तो गांव के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग जो है वो है ना, केवल 40% भाग में सिंचाई होती है। देखिए गांव में जितना भी कृषि होता है तो केवल 40% भाग पर जो है वो सिंचाई होता है। मतलब पानी को जो है वो पानी को मतलब दिया जाता है खेती में। अधिक उपज पैदा करने के लिए वहां के लोग जो है HYV मतलब हाई हाई यील्ड है ना, हाई यील्ड वेराइटीज जिसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड वेराइटीज, मतलब HYV बीज का प्रयोग करके वहां का जो है वो गेहूं की उपज में जो 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता था वो जो है वो 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने लगा। मतलब देखिए गांव में कुल कृषि का क्षेत्र जो है वो कितना था, गांव में जितना भी कृषि होता था उसका 40% जो भाग है ना वहां सिंचाई करके जो है वो कृषि किया जाता था। और वो लोग ज्यादा पैदा करने के लिए, ज्यादा बीज को मतलब ज्यादा उत्पादन करने के लिए HYV बीज का प्रयोग करता है, जो कि पहले जिस बीज का प्रयोग किया जाता था उससे 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम मतलब 13 किलोटन जो है वो अनाज होता था। लेकिन जब HYV बीज का प्रयोग किया गया तो उसका उत्पादन जो है 32 किलोटन मतलब 3200 किलोग्राम होने लगा था। अब पालमपुर गांव में 25% लोग जो है
पालमपुर गांव में 25% लोग गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं। गैर कृषि कार्य किसको बोलते हैं? तो गैर कृषि कार्य मतलब कृषि से हट के, है ना, जैसे कि डेयरी हो गया, दुकानदारी हो गया, लघु स्तर का मतलब छोटा मोटा कुछ निर्माण करने के लिए, उद्योग हो गया, और परिवहन मतलब सामान उमान ढोने के लिए, ये सब जो था वो गैर कृषि कार्य ये कहलाएगा, है ना। कृषि कार्य क्यों बोलेंगे? जो कृषि से रिलेटेड है उसको हम कृषि कार्य बोलेंगे। लेकिन 25% लोग, पालमपुर में जितने लोग रहते थे उनका 25% लोग जो था वो गैर कृषि कार्य में लगा हुआ था, जैसे कि डेयरी हो गया, दुकानदारी हो गया, लघु स्तरीय निर्माण हो गया, उद्योग परिवहन, ये सारे कार्य में, ये सभी काम को जो कृषि से कोई लेना देना नहीं है ना, उस काम को हम लोग गैर कृषि कार्य बोलते हैं। तो 25% लोग जो है गैर कृषि कार्य में लगे हुए थे। अब गैर कृषि क्रियाएं होता क्या है? तो अन्य उत्पादन गतिविधियां जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, जैसे कि लघु विनिर्माण मतलब छोटा मोटा कुछ बनाया जा रहा है तो उसको हम लोग गैर कृषि क्रियाएं बोल सकते हैं। परिवहन मतलब सामान को ढो के एक जगह से ले के दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर तो व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसको परिवहन बोलते हैं। दुकानदारी जो दुकान खोल के बैठ गए हैं उसमें अपना सामान बेच रहे हैं, वो सारी चीज जो है वो गैर कृषि क्रियाएं में आते हैं। नेक्स्ट आता है उत्पादन क्या होता है? तो उत्पादन का उद्देश्य या प्रयोजन ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। उत्पादन का मतलब है कि उत्पादन वही चीज का किया जा सकता है जिस चीज का लोगों को आवश्यकता है। ऐसा चीज का उत्पादन कभी नहीं होगा जिसका मतलब कोई लोग प्रयोग करता ही नहीं है, वैसा चीज का उत्पादन कभी नहीं होगा। तो यहाँ क्या होता है उत्पादन? तो उत्पादन का उद्देश्य क्या है कि प्रयोजन मतलब लोगों को जो चीज का वस्तु का जरूरत है, जो सेवा का जरूरत है, उनका आवश्यकता है, उसी को उत्पाद करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अब उत्पादन हेतु आवश्यक चीज, अब मान के चलिए कि हाँ कोई भी चीज को उत्पादन करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है सबसे पहले, है ना। तो वस्तु या सेवा को उत्पादन करना है तो हमको सबसे पहले जो है ना 4 चीजें चाहिए। टोटल जो है वो 4 चीजें, क्या 4? तो उत्पादन किसी भी तरह का आप उत्पादन कीजिए तो वहां ये 4 चीजें जरूरत पड़ेगा ही। सबसे पहला जो जरूरत पड़ने वाला चीज है वो भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, है ना। सबसे पहला क्या आता है? भूमि। अभी हम लोग का अगर कोई भी चीज उत्पादन करना है तो अगर भूमि नहीं रहता है तो उत्पादन होगा ही नहीं। कोई भी चीज को उत्पादन करना है तो हम लोग भूमि में ही करेंगे। तो सबसे पहला जरूरत की चीज आता है वो भूमि और अन्य प्राकृतिक जो संसाधन है, जैसे कि जल हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, ये सारा चीज। दूसरा आता है श्रम, है ना। श्रम जिसको हम लोग काम करने वाले लोग बोलेंगे, है ना, लेबर बोलेंगे। ये चीज जरूरत पड़ता है किसी चीज को उत्पादन करना है। अब मान लीजिए कोई चीज बनाना है, अब लेबर वहां ये नहीं करेगा कौन, बनाएगा कौन? तो दूसरा जो है वो श्रम है। तीसरा जो चीजें हैं वो भौतिक पूंजी, है ना। भौतिक पूंजी में अस्थायी पूंजी भी आ सकता है, जैसे कि अस्थायी पूंजी में औजार, अब कोई चीज का उत्पादन करना है तो औजार रहना जरूरी है, मशीन रहना जरूरी है, और भवन भी एक रहना जरूरी है, नहीं तो फिर कहाँ उत्पादन किया जाएगा। उसी प्रकार से अगर ये सारे चीज चाहिए तो हम लोग को इसके लिए तो पैसा भी चाहिए, है ना, पूंजी चाहिए। तो भौतिक चीजें में जो आ जाएगा वो कार्यशील पूंजी भी आ जाएगा, जैसे कि कच्चा माल, या फिर तो नगद पूंजी कैश आ जाएगा सामान को खरीदने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए। अब नेक्स्ट जो आता है ज्ञान एवं उद्यम, जो मानव पूंजी, है ना। चौथा जो चीजें जरूरत के है वो ज्ञान, उद्यम, है ना। ये सारी चीजें जो है जरूरत है। अब पहली आवश्यकता में हम लोग क्या देखें? पहली आवश्यकता था भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि जल हो गया, वन, खनिज, ये सब जरूरत पड़ता है। दूसरी आवश्यकता चीज क्या था? श्रम, अर्थात लोग जो काम करेंगे उत्पादन करने के लिए, जो शिक्षित कर्मचारियों की भी, जो कर्मियों की आवश्यकता होती है। तीसरा चीज क्या था? भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में जैसे उत्पादन के समय हम लोग प्रत्येक स्तर में काम आने वाले, जैसे कि इमारत हो गया, मशीन, ये सब खरीदना पड़ेगा, है ना। उसके लिए जो है वो जरूरत पड़ेगा औजार हो गया, मशीन हो गया, भवन, तो ये सारा चीज। तो औजार तथा मशीन में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान के लिए हल से लेकर प्रकृष्ट मशीन जैसे कि जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि, ये सब सारा चीज जो है वो आ जाएगा। अब मशीन और भवन का उत्पादन में कई वर्षों तक जो है प्रयोग में होते रहता है, इसलिए इसको हम लोग अस्थायी पूंजी बोलते हैं। अस्थायी पूंजी मतलब एक बार हम लोग कोई चीज खरीद लिया ना तो उसको जो है वो कई साल तक हम लोग यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कच्चा माल या फिर तो नगद मुद्रा। अब कच्चा माल, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी जो है बिस्किट बनाना चाह रहा है, बिस्किट का उत्पादन कर रहा है, तो उसके लिए कच्चा माल गेहूं है, गेहूं खरीदना पड़ेगा, तेल खरीदना पड़ेगा, ये सारा चीज खरीदना पड़ेगा ना। तो कच्चा माल या फिर तो नगद मुद्रा उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की भी जरूरत पड़ता है ना। जैसे कि बुनकर लोग के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हार लोग जो है वो मिट्टी प्रयोग करने वाला जाने वाला मिट्टी जो है कच्चा माल के रूप में आएगा। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसा की आवश्यकता पड़ेगा। तो ये सारा चीज हो गया कच्चा माल और नगद मुद्रा। तो कच्चा माल और नगद मुद्रा को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब चौथा जो है जरूरत की चीजें वो है वो मानव पूंजी, मतलब मनुष्य जो है अपना उत्पादन जो किया है उसको भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी एक जो है सारा चीज प्रयोग करके एक योग ज्ञान के साथ में उसको बिक्री करने के लिए जरूरत पड़ता है। इसलिए चौथा आवश्यक चीज है मानव पूंजी, है ना। मानव अपना दिमाग से जिस तरह भी बेचेगा, और बेचेगा कहाँ? तो बाजार में, है ना। तो बाजार किसको बोलते हैं? तो उत्पादित जो भी वस्तु को हम उत्पादित किए हैं, है ना, वस्तुओं का अंतिम उपभोग हेतु हम लोग प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार में लेके जाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट को आप खरीदिए। तो ये बाजार की जरूरत पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है उत्पादन के कारक, है ना। उत्पादन के क्या क्या कारक है? तो उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी और संयोजित संगठित होता है, जिसे हम लोग उत्पादन के कारक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जमीन मापने की इकाई को 1 हेक्टेयर में जो है वो 10,000 वर्ग मीटर आता है ना। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि इधर से अगर
1000 लेते हैं और 1000 इधर से लेते हैं, है ना। तो दोनों साइड से मिला के इसको हम लोग गुना कर देंगे तो उसको हेक्टर निकल जाएगा। जैसे मान के लिए कि 10,000 है तो 10,000 के लिए कितना हो जाएगा, 100 गुने 100, है ना। तो मतलब इधर से 100 मीटर लेते हैं, इधर से 100 मीटर, ठीक है, और इधर से 100 मीटर। अब ये दोनों गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो 1 हेक्टेयर ये हो जाएगा। अब पालमपुर गांव की कृषि के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो पालमपुर में लोग का मुख्य पेशा जो था वो क्या था, कृषि था। हम लोग अब कहानी में घुस गए हैं, पालमपुर की कहानी में। तो पालमपुर के लोग का मुख्य पेशा जो था क्या था, कृषि करना था। और यहाँ के काम करने वाले लोगों में से 75% लोग जो था ना, जीवन यापन करने के लिए जो है वो कृषि पर ही निर्भर था। पालमपुर में 75%, कितना प्रतिशत, 75% लोग जो था वो जीवन मतलब जीने के लिए जो है वो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर था। कृषि अगर नहीं होता तो ये लोग का जो है वो भूखमरी आ जाएगा। अब कृषि ऋतु को मुख्यतः 3 भाग में बांट दिया गया है ना। कृषि भी 3 ऋतु में किया जाता है। सबसे पहले आता है वर्षा ऋतु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ फसल। हाँ, वर्षा ऋतु में इसका अवधि क्या होता है, कब से कब तक वर्षा ऋतु होता है खरीफ फसल, तो जुलाई से अक्टूबर, है ना, जुलाई से अक्टूबर तक। कौन कौन फसल लगाया जाता है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू, ये सारा चीज। नेक्स्ट आता है शरद ऋतु, जिसमें रबी फसल हम लोग लगाते हैं। कब से कब तक ये चलता है, अक्टूबर से लेके मार्च तक। इसके अंतर्गत जो है गेहूं, सरसों, दाल, आलू, ये सारा चीज आता है। उसके बाद हम लोग गर्मी के समय में लगाते हैं, ग्रीष्म ऋतु के समय में जायद फसल, जिसका जो अवधि रहता है समय मार्च से लेके जून तक। कौन कौन फसल लगाते हैं, तो तरबूज, खीरा, फलियां, सब्जियां, ये सारा चीज हो गया। अब नेक्स्ट आता है बिजली की, है ना। बिजली के विस्तार ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ है। बिजली जब से आया ना तो लोगों को सिंचाई करने में आसानी हुआ है। और इस वजह से जो है इसका परिणाम ये हुआ है कि किसान लोग दोनों फसल मतलब खरीफ फसल और रबी फसल दोनों जो है ना वो आराम से कर लेता है। अब बहुविध फसल प्रणाली किसको बोलते हैं, तो बहुविध फसल प्रणाली हम लोग यहाँ बढ़िया समझेंगे कि एक ही भूमि का, है ना, एक ही भूमि के टुकड़े में उत्पादन बढ़ाने का तरीका, मतलब एक साल में किसी उत्पादन जो उत्पन्न करना होता है। देखिए यहाँ बहुविध फसल प्रणाली किसको बोलते हैं, तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक प्रकार के, अगर एक से अधिक हम लोग कृषि करते हैं, फसल पैदा करते हैं, तो उसको बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। फिर से एक बार समझिए बहुविध फसल प्रणाली क्या होता है। तो एक वर्ष में किसी भूमि के टुकड़े पर उत्पादन बढ़ाने के लिए इस साल में मतलब एक से अधिक, है ना, पालमपुर गांव के लोग जो थे वो किसान कम से कम 2 मुख्य फसल उगाते थे और तीसरी के रूप में आलू पैदा करते थे। मतलब 2 या 2 से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया की हम लोग क्या बोलते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अब खेती करने का तरीका क्या था, तो खेती करने का 2 तरीका होता है। परंपरागत तरीका जो कि पहले चलते आ रहा है, एक आधुनिक तरीका। परंपरागत में क्या होता है, तो परंपरागत में कृषि में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता है, जो पहले से देहाती बीज प्रयोग किया जा रहा है वही चीज का प्रयोग करेगा। उसमें जरूरत जो है वो पानी का कम पड़ता है, सिंचाई का आवश्यकता कम पड़ता है परंपरागत कृषि में। और उसके बाद उर्वरक रूप में गाय का गोबर अथवा दूसरी प्राकृतिक खाद चीज का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। पारंपरिक हल चलाते हैं जो कि मतलब पहले चलते आ रहा है, कुआं, नदी, रहट, ये तालाब से हम लोग सिंचाई करते हैं। लेकिन आधुनिक कृषि में क्या होता है, आधुनिक कृषि में नया बीज, है ना, कृषि के लिए अधिक उपज देने वाला HYV मतलब हाइब्रिड हाई यील्ड वैरायटीज का बीज का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें पानी भी अधिक देना पड़ता है, सिंचाई की जरूरत अधिक पड़ता है। रासायनिक खाद और कीटनाशक मतलब दवाई भी छिड़कना पड़ता है इसमें। अब मशीन का भी प्रयोग करना पड़ता है, नलकूप और पंप के द्वारा जो इसमें पानी को मतलब सिंचाई किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हरित क्रांति क्या होता है, तो हरित क्रांति द्वारा भारतीय कृषकों ने अधिक उपज वाला HYV बीज का जो है वो प्रयोग किया था, गेहूं और चावल की खेती करना सीखा था। मतलब हरित क्रांति में क्या हुआ था कि पहले तो ये लोग जो था वो जो परंपरागत जो बीज होता था उसका प्रयोग करता था, तो उसमें खेती ज्यादा नहीं होता था। अब उसके जगह पर HYV बीज का प्रयोग किया। अब इतना मतलब इस बीज का प्रयोग करने के बाद इतना मतलब उत्पादन में बढ़ गया कि इसको जो है मतलब गेहूं और चावल के उत्पादन में इतना बढ़ोतरी हुआ कि इसका नाम ही दे दिया गया हरित क्रांति, क्रांति पूरा आ गया था। उसी प्रकार देखते हैं कि हरित क्रांति से भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हरित क्रांति से जो है वो भारत, है ना, भारत की कृषि को ज्यादा उपज वाला बीज मिल गया, HYV बीज मिल गया, जिससे कि चावल और गेहूं जो कृषि करने के लिए सिखाया गया कि हाइब्रिड बीज को मतलब किस तरह से कृषि करना है और कैसे इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होगा। सो अब परंपरागत बीज की जगह में जो है HYV का बीज का प्रयोग करने लगा और यह सिद्ध हो गया कि किसान जो है ना मतलब उसमें उत्पादन में वृद्धि हो गया और किसानों ने कृषि के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, फसल काटने के लिए मशीन का प्रयोग कर दिया था। ये सारा चीज फायदा हुआ किससे, तो हरित क्रांति आने से भारतीय किसान में ये चीज प्रभाव पड़ा, ये इतना सारा चीज सीखा, रासायनिक खाद का प्रयोग करना सीख गया और प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग करना सीख गया। अब हरित क्रांति से मृदा जो होता है मिट्टी, उसका नुकसान भी होता है। क्यों नुकसान होता है, क्योंकि रासायनिक उर्वरक के कारण मृदा की उर्वरकता जो होता है नष्ट हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा खाद देना पड़ता है, रासायनिक देना पड़ता है, दवाई छींटना पड़ता है, उसके चलते जो है मृदा का उर्वरकता खत्म होते जाता है। उसके चलते और भी क्या क्या नुकसान हुआ है, तो भूजल के अति प्रयोग से, है ना, भूमि का जल का बहुत ज्यादा पानी, देखिए HYV भी बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ता है, जिसके कारण जो है भूमि के जल स्तर का जो नीचे गिरने लगा है, मतलब भौम जल स्तर जो है वो और भी नीचे जाने लगा है। और क्या हुआ इससे,
इसका और भी नुकसान क्या है, तो रासायनिक उर्वरक आसानी से पानी में घुलकर मिट्टी के नीचे चला जाता है और जल को क्या करता है, दूषित कर देता है, और वही जल को हम लोग जो है वो पीते हैं। और ये बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट भी कर देता है, जो कि मिट्टी के लिए जरूरी है ना, उस सारे जीव को नष्ट कर देता है। और उर्वरक के अति प्रयोग से भूमि जो है वो खेती करने योग्य भी नहीं रहता है, बंजर बन जाता है। नेक्स्ट आता है कि अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण जो है उर्वरक में अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता भी कम हो गया है। अब इसके अतिरिक्त नलकूप सिंचाई के कारण जो है भौम जल स्तर भी मतलब नीचे गिर गया। मतलब ये सारा चीज जो है वो इससे नुकसान भी हुआ है HY बीज प्रयोग करने से। अब नेक्स्ट आता है पालमपुर में भूमि का वितरण। तो पालमपुर में 450 परिवार था, उसमें से लगभग 1/3 जो था, अर्थात मतलब 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं था। मतलब अधिकांशतः जो है वो दलित लोग आते थे। उसके बाद 240 परिवार के पास भूमि जो था ना, 240 परिवार के जिनके पास भूमि नहीं है, 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल वाले टुकड़े पर ये लोग खेती करते हैं। उसके बाद 8 है ना, 8 मतलब 80 यहाँ होगा, 80 के ऐसे टुकड़े पर खेती करने के किसान का परिवार को मतलब पर्याप्त आमदनी नहीं मिलता था। नेक्स्ट आता है पालमपुर में मंझोले किसान और बड़े किसान जो था वो 60 परिवार था। पालमपुर में टोटल जो था वो बड़े किसान मंझोले किसान जो बचे वो कितने थे, उनका परिवार 60 था, जो कि 2 हेक्टेयर से लेके अधिक मतलब उसके पास भूमि था खेती करने के लिए। और कुछ बड़े किसान भी थे जिनके पास जो था वो 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि था। अब नेक्स्ट आता है पालमपुर गांव में भूमिहीन किसान का संघर्ष। जिसका पास भूमि नहीं था पालमपुर गांव में, वो लोग किस तरह का संघर्ष किया। तो भूमिहीन किसान दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर हो गए। मतलब जो भी चीज उसको जितना में भी मजदूरी मिल रहा है, मान लीजिए अगर 60 रुपये मिल रहा है तो 60 रुपये मतलब को खरीदना पड़ रहा है, 40 रुपये कोई दे रहा है 40 रुपये में करना पड़ रहा है। भला है 150 मजदूरी है, लेकिन अगर कोई 60 रुपये में दे रहा है तो 60 रुपये में करना पड़ रहा था। उन्हें अपने लिए प्रतिदिन काम ढूंढना पड़ रहा था। ये उस लोगों का मतलब पालमपुर में जो भूमिहीन मजदूर थे उनका संघर्ष ये लोग कर रहे थे। सरकार द्वारा मजदूरी जो तय किया गया था उससे न्यूनतम पर जो है वो लोग काम करते थे, ये मतलब पूरा शून्य पर काम करते थे, परंतु केवल मात्र 35 से 40 रुपये ही मिलता था। मतलब सरकार जो था वो 60 से लेकर 80 रुपये तक मतलब निर्धारित किया था, लेकिन लोग जो है वो 35 से 40 रुपये ही देते थे। अब खेतीहर श्रमिक में जो है अधिक स्पर्धा के कारण जो है ये लोग कम वेतन में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, किसी तरह पेट पालना है। अब खेतीहर श्रमिक कर्ज के कारण अत्यधिक कष्ट भी झेल रहे थे। अब नेक्स्ट आता है पालमपुर में दुकान। तो कैसा दुकान था, तो पालमपुर में दुकान पर जो है वो प्रतिदिन वस्तुओं के थोक रेट पर खरीदने वाले और गांव में बेचते थे। देखिए यहाँ क्या होता था कि पालमपुर में जो दुकान था वो थोक रेट पर खरीद कर लाता था और गांव में क्या करता था, उसको बेचता था अपना सामान को दुकानदार। और पालमपुर में ज्यादातर लोग जो था वो व्यापार मतलब वस्तु विनिमय नहीं मतलब करते थे। देखिए क्या बोला है कि पालमपुर में ज्यादातर लोग जो था वो व्यापार नहीं करते थे, मतलब वस्तु विनिमय करते थे। अब नेक्स्ट आता है कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में जो है वो चावल जो था है ना, चावल यहाँ हो जाएगा, चावल गेहूं चाय तेल बिस्किट साबुन टूथपेस्ट बैटरी मोमबत्ती कॉपियां पेन पेंसिल ये सारा चीज जो है वो मिलता था। कुछ परिवार ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट में होता था वो एक भाग में छोटी सी दुकान भी खोल लेते थे कुछ कुछ बेचने के लिए। अब वस्तुओं के साथ साथ में खाने की चीजें भी बेचते थे। अब नेक्स्ट आता है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी थी ना, गैर कृषि क्रियाएं मतलब जो कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो गैर कृषि क्रियाएं का अर्थ होता है कृषि का मतलब क्या होता है, खेती करना। वही गैर कृषि के अर्थ होता है बिना खेती, मतलब खेती से उसका कोई लेना देना ही है, जिसमें कृषि सम्मिलित नहीं होता है। जैसे कि दूध बेचना हो गया, खनन करना हो गया, हस्तशिल्प मतलब हाथ से कुछ बनाना, ये सब गैर कृषि क्रियाएं कहलाता है। अब पालमपुर में कार्यशील जनसंख्या का केवल 25% जो लोग थे वो गैर कृषि क्रियाएं में जुड़े हुए थे। अब पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन था, तो सबसे पहले डेयरी किसको बोलते हैं, तो पालमपुर गांव में लोग भैंस पालते थे और दूध को निकट के बड़ा सा गांव था रायगंज, वहां जाके दूध को क्या करता था, बेच देता था। शीतलन केंद्र खुला हुआ था, वहां लोग डेयरी को मतलब दूध को बेचते थे। नेक्स्ट आता लघु स्तरीय विनिर्माण, मतलब पालमपुर के गांव के लोग जो थे वो निर्माण कार्य में छोटे पैमाने पर करते थे, मतलब छोटा छोटा कुछ चीज का निर्माण भी करते थे। और गांव के लगभग जो है 50 लोग ये विनिर्माण कार्य में लगे हुए थे। नेक्स्ट आता है कुटीर उद्योग गैर कृषि क्रियाएं में। तो कुटीर उद्योग का आता है, तो गांव में लोग गन्ने पेरने वाले मशीन लगा हुआ था और यह मशीन बिजली से चलाई जाती थी और किसान स्वयं जो है वो तथा स्वयं जो है वो उगाए तथा गन्ना का दूसरी गन्ना का मतलब जो है वो गुड़ बना बना के शाहपुर के जो जगह था शाहपुर में लेके बेच देता था। अब नेक्स्ट आता है व्यापार कार्य, व्यापारी भी लोग करता था वहां पालमपुर में। पालमपुर में व्यापारी शहर में जो थे व्यापारी लोग जो है शहर के थोक बाजार में से अनेक प्रकार के वस्तुएं को खरीद कर लाता था और उसको गांव में बेचता था। जैसे कौन सी बेचता था, चावल हो गया, गेहूं चाय तेल साबुन, ये सारा चीज जो था व्यापारी के कार्य किया जाता था, मतलब शहर से लाता था थोक में खरीद के और गांव में बेच देता था। परिवहन के लिए भी मतलब गैर कृषि क्रियाएं था। यहाँ पालमपुर में लोग जो है अनेक प्रकार के वाहन चलाते थे, जैसे रिक्शा हो गया, जीप ट्रैक्टर आदि। यह वाहन जो है वस्तुओं या यात्रियों को एक जगह से क्या करता था दूसरा जगह ले जाता था और इसके बाद जो है उसको वाहन चलाने के लिए किराए के रूप में पैसा मिल जाता था।
नेक्स्ट आता है प्रशिक्षण सेवा भी वहां था पालमपुर में। पालमपुर गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खुला हुआ था और इस केंद्र में कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता था। कंप्यूटर के जो डिग्री धारक महिलाएं वहां काम करती थी और बहुत चीजें मतलब वहां सिखाती थी। नेक्स्ट आता है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग का विशेषता। पालमपुर में जो लघु था उसमें मतलब क्या क्या विशेषता था, तो सरल उत्पादन की विधि का इस्तेमाल करता था। पारिवारिक श्रम द्वारा घरों का पर जो है काम करना होता था। श्रमिक को कई बार किराए पर रखा जाता था। कम लागत का पूंजी होता था, कम समय के लिए तैयार माल किया जाता था, ये सारा चीज। तो ये चैप्टर जो है पालमपुर के बारे में कहानी खत्म होता है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी करवाया जाएगा। तब के लिए आप लोग के लिए मतलब चैनल में जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।